स्वागत है दोस्तों आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे, जिसका उद्देश्य लोगों को जागरूक नागरिक बनाना है। और इसके लिए दोस्तों जो भी देश दुनिया में महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स होंगे उनको हम कवर करेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे। तो बिना देर किए लोगों को जागरूक करते हैं। आज हम दोस्तों श्रीलंका के इकोनॉमिक संकट, जो आर्थिक संकट वहाँ हुआ, उस पर डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि कैसे शुरुआत हुई इसकी, क्या क्या कारण रहे और विश्व के जो देश हैं वो इससे क्या सीख सकते हैं और हमारा भारत देश महान इससे क्या सीख सकता है, ताकि ऐसी सिचुएशन हमारे देश में ना हो। श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित एक द्वीपीय देश है। श्रीलंका में सिंगला बौद्ध जो है वो मेजॉरिटी में है और वहाँ पे दोस्तों लगभग उनकी पॉपुलेशन 76% है। वहाँ पे तमिल, श्रीलंकन तमिल हैं और इसके साथ ही भारतीय तमिल और कुछ जो थोड़े 2-4% लोग हैं वो वहाँ मुस्लिम और ईसाई हैं। श्रीलंका के इतिहास की अगर बात करें तो दोस्तों दक्षिण भारत में चोला जो राज्य था, चोलों की जो नौसेना थी वो बहुत ही मजबूत थी, जिसके फलस्वरूप राजेंद्र चोल जो थे उन्होंने श्रीलंका पे आक्रमण करके उस पर अधिकार भी कर लिया था, श्रीलंका को हरा दिया। श्रीलंका की जो इम्पोर्टेंट पोस्ट्स हैं या फिर जो भी महत्वपूर्ण पद हैं उन पर सिंगला बौद्ध ही हैं, चाहे वो पार्लियामेंट हो चाहे वो सरकारी जो भी गवर्नमेंट्स हैं या बड़े बड़े पद हैं, उन सभी की बात करें। आज़ादी के बाद से कई उतार चढ़ाव आए, जिसमें कि प्रवासी समस्या, भारतीय तमिलों की समस्या और श्रीलंकाई तमिलों की समस्या, श्रीलंका का गृह युद्ध। दोस्तों गृह युद्ध की वजह वही था कि तमिलों के साथ भेदभाव किया जाता था जो श्रीलंकाई तमिल थे। श्रीलंकाई तमिल दोस्तों जाफना जो प्रायद्वीप है श्रीलंका के उत्तर में, वहाँ निवास करते हैं और पूरब क्षेत्र में। और जो भारतीय तमिल हैं दोस्तों वो श्रीलंका के मध्य भाग में रहते हैं। तमिलों के साथ भेदभाव के कारण दोस्तों गृह युद्ध छिड़ गया, और गृह युद्ध में इन तमिलों का जो नेतृत्व था वो LTTE ने किया, जिसे लिट्टे कहा जाता है। दोस्तों ये अपनी मांगें मंगवाने के लिए आतंकी गतिविधियों का भी सहारा लेता है और कहते हैं भारतीय प्रधानमंत्री जो राजीव गांधी थे उनकी हत्या में ये इस समूह का हाथ था। जो श्रीलंकाई गृह युद्ध है उस समय पे श्रीलंकाई सेना द्वारा तमिलों का नरसंहार किया गया था, जिसकी वजह से पश्चिमी देशों ने श्रीलंका पे आर्थिक प्रतिबंध और अन्य तरह के प्रतिबंध भी लगा दिए थे। इसकी शुरुआत होती है दोस्तों चीन की डेट ट्रैप पॉलिसी से। दोस्तों श्रीलंका ने चीन से भारी ऋण लिए और ऐसे जगह पे उन पैसों को लगाया जहां से कमाई नहीं हुई। श्रीलंका को कर्ज चुकाने में दिक्कतें हो गई और श्रीलंका को चाइना कर्ज के जाल में फंसाता गया और आज श्रीलंका की ये हालत है। दोस्तों अगर हम बात करें कर्ज के मामले में तो श्रीलंका पे सबसे ज़्यादा कर्ज चाइना का है, उसके बाद जापान का नंबर आता है। श्रीलंका में इसकी शुरुआत होती है राजपक्षा परिवार से। ये जो राजपक्षा परिवार है दोस्तों ये एक एलाइट फैमिली है जो श्रीलंका पे रूल करता है। आज की सरकार में दोस्तों राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और जितने भी महत्वपूर्ण पद हैं सरकार में वो सब ये राजपक्षा परिवार पे हैं, जिनमें गोतबाया राजपक्षा जो राष्ट्रपति है, महिंदा राजपक्षा जो कि वहाँ के प्रधानमंत्री, महिंदा राजपक्षा, चमल राजपक्षा और बासिल राजपक्षा, ये चारों सगे भाई हैं। जो चार हैं इन पे मेन पद हैं। इसके अलावा इनके बेटों पे, इनके जीजा पे, इनके भांजों पे, सभी पे कोई ना कोई सरकार में कोई ना कोई महत्वपूर्ण परिवारवाद होता है। तो उसमें दोस्तों जो कहते हैं जो टैलेंट होता है उसकी अधिकांश बार देखा गया है कि कमी होती है और एक अयोग्य व्यक्ति को भी महत्वपूर्ण विभाग या पद दे दिया जाता है। और जब अच्छे पद जो जिम्मेदारी वाले हैं, जो बहुत महत्व के हैं, अगर बेवकूफ़ लोगों को या फिर कहें कि अयोग्य लोगों को दे दिए जाएंगे तो देश का आर्थिक रूप से विनाश होना निश्चित है। और यही श्रीलंका में हुआ। इस जो राजपक्षा परिवार है इसने श्रीलंका को डुबो दिया। ये जो संकट है इसकी शुरुआत में दोस्तों चाइना का जो अनवायबल ऋण है वो श्रीलंका ने लिया। इसके बाद में दोस्तों वहाँ पे ईस्टर संडे अटैक हुआ, अनेक लोग उसमें मारे गए, जिससे कि वहाँ के टूरिज्म पे इफेक्ट पड़ा, नेगेटिव इम्पैक्ट। दोस्तों श्रीलंका का जो मेन इकोनॉमी का सोर्स है, जो कमाई का जरिया है, वो टूरिज्म है। 2020 में कोविड का लॉकडाउन हुआ और श्रीलंका में पूरी तरह से पाबंदियां लग गई, जिससे कि टूरिस्ट वहां नहीं आ सके और जो इकोनॉमी का जो स्रोत है, जो जरिया है टूरिज्म, वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। इसके बाद में श्रीलंका ने ऐसे कुछ कदम उठाए जो कि एक कहें तो समझदारी वाले बिल्कुल नहीं, बेवकूफ़ी वाले थे। खाद हैं इनका प्रयोग बंद कर दिया
इनका उद्देश्य ये था कि अगर हम खाद आयात नहीं करेंगे तो हमें उनके बदले में पैसा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन इन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता था कि अगर ऐसा करेंगे तो, और अगर हम जैविक खाद का उपयोग करेंगे रासायनिक खाद की जगह, तो उसके जो फ़ायदे हैं वो लॉन्ग टर्म में नज़र आते हैं। और ये इन्होंने बिना सोचे विचारे कर दिया। तो वहाँ पे क्या हुआ, जब रासायनिक खादों का उपयोग नहीं हुआ तो जो खेती है वो उसका सत्यानाश हो गया। जो उपज है, जो प्रोडक्शन था, वो एकदम नीचे आ गया। इसके साथ दोस्तों श्रीलंका में जो विदेशी पैसा है, रेमिटेंसेस हैं, वो आने में भी काफ़ी बड़ा एक डाउनफॉल हुआ, उसमें भी वो भी कम हो गया। और जैसा कि श्रीलंका ने हिजाब पर भी प्रतिबंध लगाया था ईस्टर हमले के बाद में, तो इससे एक वैश्विक लेवल पे गलत इमेज श्रीलंका की बन गई, जिससे कि श्रीलंका में जो पर्यटन है, जो मेन एक सोर्स है उसके आय का, बंद हो गया। श्रीलंका का जो कृषि उत्पादन है वो डाउन हो गया। जो रेमिटेंसेस है, जो विदेशी लोग, जो श्रीलंका के लोग विदेशों में जाके काम करते हैं और वो पैसा जो आता है जिसे रेमिटेंसेस कहते हैं, तो उसमें भी कमी आ गई। और इसके साथ ही साथ एक गलत इमेज श्रीलंका की बन गई। जो सिंगला बौद्ध हैं तो वो दूसरे धर्म के लोगों पे कहीं ना कहीं दबाव बनाते हैं या फिर अपना एक प्रभुत्व बनाए रखते हैं। जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो किसी भी देश का करंट अकाउंट डेफिसिट, जिसे कैड कहते हैं, वो बढ़ जाता है। और कैड बढ़ने का मतलब है कि उस देश की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है। और जब ये चीज़ नज़र आ जाती है तो सरकार जो होती है संबंधित देश की, वो तत्काल कुछ न कुछ प्रभावी कदम उठाती है। श्रीलंका के पास पेट्रोलियम पदार्थ खरीदने के लिए पैसे नहीं रहे, खाद्य पदार्थ खरीदने के लिए पैसे नहीं रहे, और जो बेसिक जो ज़रूरतों की चीज़ें हैं, जैसे खाद्य तेल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, अनाज हो गए, उनके दाम 2 गुने 3 गुने पहुँच गए और वहाँ पे शॉर्टेज हो गई। क्योंकि जब इन चीज़ों को पे करने के लिए डॉलर नहीं होगा तो ये चीज़ें कहाँ से आएंगी। और जब ये चीज़ें नहीं होंगी तो दोस्तों, इकोनॉमी का एक बेसिक सिद्धांत है कि जब डिमांड किसी चीज़ की कांस्टेंट रहेगी और सप्लाई नहीं होगी तो निश्चित जाहिर सी बात है कि उसके जो दाम हैं वो स्काई रॉकेट हो जाएंगे। और यही श्रीलंका में हुआ। जनता त्राही त्राही कर गई और सड़कों पर उतर आई और उन्होंने ये जो राजपक्षा परिवार है इसके खिलाफ मोर्चा संभाल लिया और लोग रास्ते पे आके प्रदर्शन करने लगे। वो हिंसा में बदल गया, कई लोगों की जान गई। और जो नेता हैं इस समय तक दोस्तों लोगों को समझ में आ चुका था, श्रीलंकाई लोगों को, कि ये जो मेन वजह है, इसकी जो जड़ है, वो कहीं ना कहीं जो राजपक्षा परिवार है, इनके गलत फैसले हैं। क्योंकि इन्होंने परिवारवाद को बढ़ावा दिया और जो अयोग्य लोग हैं उनको महत्वपूर्ण पद दे दिए और देश की नैया को डुबो दिया। इमरजेंसी लगाई गई इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन सिचुएशन बिगड़ती गई और कर्फ्यू घोषित कर दिया गया। लेकिन लोग फिर भी नहीं माने और उन्होंने जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी और उसमें राजपक्षे के परिवार के जो भी लोग हैं उनको उनके आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया, एक तरह से रोक लगा दी और उनकी जांच करने लगे वाहनों की, ताकि वो कहीं निकल के ना भाग जाएं। इसके बाद में वहाँ पे राजपक्षा परिवार का, जो महिंदा राजपक्षे का जो हाउस है, तो वहाँ पे लोगों ने हमला किया। तो नौबत ये आ गई कि उनको नेवी हेडक्वार्टर पहुँचाया गया, जहाँ पे सेना की देखरेख में सुरक्षित उनको किया गया। तो इससे ये पता लगता है दोस्तों कि किसी भी देश में अगर परिवारवाद राजनीति पे हावी हो जाएगा किसी भी विशेष क्षेत्र में, तो उसका सत्यानाश होना निश्चित है। और श्रीलंका में ऐसा हुआ। ये दूसरे देश को भी बताता है कि ऐसा कहीं पे ना हो भविष्य में। परिवारवाद को रोकने की कोशिश करनी चाहिए और ये उस देश के नागरिकों की जिम्मेदारी है, उनका दायित्व है। क्योंकि अल्टीमेटली वोटिंग नागरिक करते हैं और नागरिक अगर परिवार के लोगों को ही चुनते हैं तो परिवारवाद बढ़ेगा, और अगर वो अच्छे लोगों को चुनते हैं तो परिवारवाद को ख़त्म किया जा सकता है और योग्य लोगों को राजनीति में लाया जा सकता है। ये हर देश के लिए ज़रूरी है, केवल श्रीलंका की ही बात नहीं है। भारत पर और दुनिया पे इसके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं और क्या लोग सीख सकते हैं। दुनिया के देश दोस्तों इससे सीख सकते हैं कि कभी भी बिना सोचे समझे इस तरह के आर्थिक कदम नहीं उठाने चाहिए, जिससे कि इकोनॉमिक जो स्रोत हैं वो ही ख़त्म हो जाएं। जैसे कि श्रीलंका में टूरिज़्म, एग्रीकल्चर और जो रेमिटेंसेस, ये सब ख़त्म हो गए। भारत श्रीलंकाई संकट से काफ़ी कुछ सीख सकता है, जैसा कि भारत ने सीखा भी है। अभी हमारी सरकार ने महंगाई को कंट्रोल करने के लिए बहुत से कदम उठाए हैं,
और कहीं ना कहीं महंगाई, जो श्रीलंका में जो आपातकाल लगाया गया, वहाँ पे जो हिंसा हुई, महंगाई का रोल बहुत बड़ा है उसमें। जब बेसिक चीज़ों के दाम 2 गुने 3 गुने हो गए तो लोग सड़कों पे आ गए और ये नौबत आ गई। ऐसा ही हमारे देश में भी हो रहा है, महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और अभी कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल करने के लिए हमारी सरकार ने कदम भी उठाए हैं कुछ, और ये श्रीलंका से सीख कहीं ना कहीं हमारी सरकार ने ली है, जिसमें दोस्तों गेहूं के जो निर्यात है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है सरकार द्वारा तत्काल प्रभाव से। इसके साथ ही जो चीनी है उसके निर्यात पे भी प्रतिबंध लगाया गया है, और जो फ्यूल है, डीजल पेट्रोलियम है, उन पे जो एक्साइज ड्यूटी केंद्र द्वारा ली जाती है उसको भी कम किया गया है। ये ऐसी बातें हैं जिनमें श्रीलंका से हम काफ़ी आगे हैं, जिनको अगर थोड़ी बहुत दिक्कत भी होती है तो हम कवर कर लेंगे। जैसे कि श्रीलंका का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो बहुत ही कम है। हमारे यहाँ पे अभी इतना विदेशी मुद्रा भंडार है कि हम 1 साल से भी अधिक समय तक का आयात कर सकते हैं बिना पैसा दिए। खाद्य तेल हैं उन पे जो महंगाई हो रही है, जिनके दाम बहुत तेज़ी से बढ़ गए हैं, उनमें कमी करने के लिए हमारी सरकार ने खाद्य तेल को ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की अनुमति दे दी है, जिन पे जो हमारी सरकार ड्यूटी लगाती थी एक्स्ट्रा, और जो कृषि कर लगाया जाता था, उपकर लगाया जाता था, उसको ख़त्म कर दिया गया है 2 साल के लिए, जिसमें सूरजमुखी तेल और सोयाबीन ऑयल है। हमारे देश में दोस्तों खाद्य तेल एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारे देश में जो खपत जितनी है उसका केवल 40% ही हम उत्पादन कर पाते हैं, 60% को हम आयात के द्वारा पूरा करते हैं। और सूरजमुखी जो ऑयल है उसको मेनली यूक्रेन और रशिया से मंगाया जाता है, लेकिन अभी वहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि यूक्रेन और रूस में युद्ध चल रहा है, तो वहाँ पे सूरजमुखी का ऑयल जो है उसकी सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिससे कि और महंगाई बढ़ रही है। इंडोनेशिया ने भी दोस्तों घरेलू महंगाई की वजह से महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जो पाम ऑयल है उसके निर्यात पे बैन लगा दिया था, जिसको अभी हाल ही में हटा लिया गया है। इस वजह से भारत में खाद्य तेलों पे महंगाई बढ़ गई थी, क्योंकि हम जो पाम ऑयल है दोस्तों सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया से आयात करते हैं, उसके बाद में मलेशिया का नंबर आता है। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ये सब किया गया है। महंगाई ज़्यादा 2 गुने 3 गुने दाम हो जाएंगे चीज़ों के तो लोग सड़कों पे आ जाएंगे, और जो श्रीलंका में हुआ वो यहाँ पे भी, हमारे देश भारत में भी हो सकता है। इसलिए हमारी सरकार ने सीख लेते हुए ये सब किया है। भारत और श्रीलंका के बीच जो तमिलों की समस्या है उसको लेके कई बार समझौते भी हुए हैं, जिनमें नेहरू भंडार नायके समझौता 1900 और राजीव जयवर्धने समझौता, या जिसे कोलंबो समझौता भी कहते हैं, 1987। ये 2 महत्वपूर्ण समझौते हैं। और ये जो दूसरा जो कोलंबो समझौता है, इसी के तहत और भारत श्रीलंका में शांति सेना भेजेगा, और भारत का जो श्रीलंका में शांति सेना भेजने का ये जो फैसला है वो इतिहास में सबसे कंट्रोवर्शियल या सबसे गलत फैसला माना जाता है, क्योंकि 1987 में जब भारतीय सेनाओं को श्रीलंका में भेजा गया था तो भारतीय सेना अपने ही लोगों से लड़ रही थी। जो तमिल थे वो श्रीलंकाई तमिल हैं उनमें, और भारतीय तमिल हैं, तो भारतीय सेना अपने ही लोगों को वहाँ मार रही थी और श्रीलंकाई सेना आराम कर रही थी। इसी फैसले की वजह से लिट्टे के एक मानव बम के द्वारा राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी, जिसमें एक महिला ने खुद को उड़ा लिया था बम से, और उसी घटना में राजीव गांधी की मृत्यु हो गई थी। राजपक्षा परिवार श्रीलंका में राजनीतिक प्रभुत्व रखता है और इनका झुकाव चाइना की तरफ अधिक है। और अभी जब ये दोबारा सत्ता में चुन के आए थे तो इनका कहना था कि हम भारत और चीन से बराबर समान संबंध रखना चाहते हैं, हम भारत को नहीं चुन सकते, चीन को नहीं छोड़ सकते। ऐसा जो प्रधानमंत्री अपॉइंट किया गया राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षा के द्वारा, वो है रानिल विक्रमसिंघे, भारत के साथ अच्छे संबंधों के लिए सपोर्ट करते हैं और वो अच्छे भारत को प्रायोरिटी देते हैं। ये सभी वही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और कुछ नहीं है। और श्रीलंका को कहीं ना कहीं योग्य राजनीतिज्ञों की ज़रूरत है, जिसको वहाँ की जनता को समझना चाहिए। और धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक पे।